नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की आगे वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने हर्षवर्धन और हर्षवर्धन काल से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हर्षवर्धन का जो राज्य था, वर्धन वंश, वो हरियाणा के थानेसर से फूलता फलता है और धीरे धीरे करके पूरे नॉर्थ इंडिया और कश्मीर से लेकर नेपाल तक के क्षेत्र के ऊपर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो थे यशोवर्धन और उसके जो वंशज थे वो इतने कमज़ोर शासक थे कि उस शासन व्यवस्था को संभाल के नहीं रख पाए और फिर से एक नॉर्थ इंडिया के अंदर उथल फुथल का दौर जो है वो जारी हुआ और उससे छोटे छोटे जो स्थानीय प्रजातियां थी उन्होंने अपने क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके नए नए वंशों का वहाँ पे उदय जो है वो होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी कड़ी के अंदर हरियाणा के जो क्षेत्र थे उसमें गुज्जर प्रतिहार वंश जो है उसके एविडेंस हमें, उसके साक्ष्य हमें मिले हैं कि किस तरह से उन्होंने शासन किया था। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि गुज्जर प्रतिहार और आगे आने वाले हरियाणा से रिलेटेड जो भी वंश थे वो किस प्रकार से शासन करते हैं। तो हर्षवर्धन के बाद में कौन सा आया काल? गुज्जर प्रतिहार काल। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद हरियाणा पर गुज्जर प्रतिहार शासकों के अधीन रहा, अधिकार उनका हो गया था और उनमें प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को सबसे मजबूत किया था। पूरा का पूरा हरियाणा जो क्षेत्र था उसके ऊपर नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से समझाई थी। इसी कड़ी के अंदर प्रतिहार राजा एक महिर भोज हुए हैं। उनके समय में पहवा, जो कि आज कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र माना जाता था घोड़ों का। तो कई बार ये HSC के अंदर पूछा गया है कि पहवा जो है वो किसके लिए फेमस था। मिहिर भोज के टाइम वो घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था और पहवा में ही हमने पढ़ा था राजा पृथ्वी ने अपने पिता का श्राद्ध करवाया था। इसीलिए एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी जगह है हरियाणा के अंदर जो पितृ या श्राद्ध के लिए फेमस है, तो वो भी कौन सा शहर था? पहवा था, कुरुक्षेत्र जिला का। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है, गुज्जर प्रतिहार वंश के जस्ट बाद एक तोमर वंश आया। ज़्यादा हमें वंशों के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हाईलाइटेड लाइंस होती हैं वही आप याद करिए, ज़्यादा कुछ प्राचीन हरियाणा से, मध्य हरियाणा से नहीं पूछा जाएगा। तो तोमर वंश जो थे, हरियाणा में प्रतिहार शासकों के बाद तोमर वंशों का शासक हुआ और एक तोमर नरेश थे अनंगपाल। अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी और उस महमूद गजनवी के जो वंशज थे उनके आक्रमण का सामना बहुत बार करना पड़ा। इसी कड़ी के अंदर एक महमूद गजनवी जो है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी जो गजनी स्थान था अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ का ये छोटे से कबीले का सरदार था। इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किए और साथ ही साथ जब ये भारत के ऊपर आक्रमण करता था तो हमारा नॉर्थ इंडिया जो है वो इसके रास्ते में आता। तो जो आने का रास्ता था वो हमारा नॉर्थ इंडिया ही था और उसमें हरियाणा एक फेमस जगह थी। मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी और 1014 ईस्वी में थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है वहाँ पर उसने कई बार आक्रमण किए और विशेषकर ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है, 1009 और 1014 के अंदर। एक अलबरूनी नाम का इतिहासकार हुआ है, उसने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंदी, या फिर इसको तहकीके हिंदी बोलते हैं। इसने वर्णन किया है कि महमूद गजनवी ने 1014 के अंदर थानेसर के अंदर एक चक्कर स्वामी नाम के भगवान थे, उनकी कांसे की बनी हुई मूर्तियां थी जिनको चक्कर स्वामी की मूर्तियों के नाम से जाना जाता है। उन मूर्तियों को महमूद गजनवी ने तोड़ा था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि चक्कर स्वामी की मूर्तियों को किसने तोड़ा, कब तोड़ा? 1014 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने तोड़ा। फिर इसके आगे कड़ी में आ जाता है मसूद। मसूद जो है वो महमूद गजनवी का पौत्र था। इसने 1037 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण किया था। महमूद ने 1037 ईस्वी में हांसी पर आक्रमण किया था और उस टाइम हांसी का जो शासक था वो कुमार देव था।
झांसी का शासक कौन था? कुमारदेव था। परंतु 1043 ईस्वी में तोमर नरेश कुमारदेव ने चौहानों के साथ मिलके गजनी के जो साम्राज्य थे वहां पर आक्रमण कर दिया और उनके लिए कुछ कठिनाइयां जो है वो पेश की। इसी कड़ी में देखिए, महमूद गजनवी ने जब थानेसर पे आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने जब थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था उस समय उसका शासक कौन था? जयपाल। चलिए आगे पढ़ते हैं। गजनी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहम्मद गोरी जो है वो 12वीं शताब्दी में चौहानों ने दिल्ली के ऊपर और हरियाणा पे पूरा अधिकार कर लिया था तोमरों को हरा के। तो इसी कड़ी में मोहम्मद गोरी जो है वो बाहर से बार बार हरियाणा के ऊपर अटैक कर रहा था और इस एक अटैक उसने तराइन पे किया और इस तराइन के क्षेत्र में चौहानों के एक प्रसिद्ध राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उस समय दिल्ली और हरियाणा का शासन जो उनके हाथ में था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर झांसी के जो राजा थे गोविंद राय, उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया और इन दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर मोहम्मद गोरी की सेना को हरा दिया। लेकिन गलती इनसे ये हुई कि उस टाइम इन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था और वो वहाँ से भाग के वापस गजनी चला गया। गजनी जाके वो धीरे धीरे एक बार फिर युद्ध की तैयारियां करने लगा। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय जो इधर था उस टाइम जो कन्नौज के राजा जयचंद थे उनकी पुत्री थी संयोगिता, उसके प्रेम प्रसंग के अंदर वो लिप्त थे और किसी भी प्रकार के युद्ध से वो अनजान थे। तो इसी दौरान मोहम्मद गोरी ने क्या किया, गजनी में जाके अपनी सेना को अच्छे से तैयार किया और हिंदुस्तान के जो ऐसे राजा थे जो पृथ्वीराज चौहान से एंटी थे या उनके खिलाफ थे, उनसे उन्होंने संबंध जो स्थापित करने के लिए अपना प्रयास जारी किया। और इसी प्रयास के दौरान जो कन्नौज के राजा जयचंद थे जिनकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान उठा के ले आए थे, उनसे संपर्क जब हुआ तो उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ जो है वो देने का वादा किया। और इसी कड़ी के अंदर फिर तराइन का द्वितीय युद्ध आता है और ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ ना दे के मोहम्मद गोरी का साथ दिया और इन दोनों की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी ले गया था। वहाँ पर उन्हें कई जो यातनाएं जो है वहाँ पे दी गई और इस दौरान उनका जो राजकवि था चंद्रवरदाई, जिसका संबंध हरियाणा से माना जाता है, वो भी उनके साथ था और उन्होंने पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया। तो लिखा उन्होंने एक पुस्तक, उसके अंदर इस पूरे प्रसंग के बारे में लिखा गया कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध में हरा दिया था गोरी ने और अपने साथ कहाँ ले गया था, काबुल। और वहाँ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई ऐसे बोलते हैं कि वहाँ ले जाके पृथ्वीराज चौहान की गोरी ने आंखें फोड़ दी थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान धनुष विद्या के अंदर इतने निपुण थे कि चंद्रवरदाई द्वारा गठित एक कविता के आधार पे उन्होंने मोहम्मद गोरी की तरफ तीर छोड़ा और वो अंधे होते हुए भी उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार दिया था। लेकिन वास्तव के अंदर जो लिखा गया है, जो इतिहासकारों ने लिखा है, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाने के बाद तुरंत वहाँ पे मार दिया था। फिर इसी के बाद में हमारे हिंदुस्तान का जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना होती है और हरियाणा का कुछ पार्ट भी उसके अंदर आता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये एक दास थे और इन्होंने 1206 ईस्वी के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। माना जाता है कि ये बहुत ही दानवीर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इसको भारत की पहली शासिका के रूप में जाना जाता है और रजिया सुल्तान भी एक ये इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का एक सम्राट था उसकी पुत्री थी और उसके पुत्र इतने योग्य नहीं थे कि वो शासन व्यवस्था को संभाल सके। इसीलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक सरदारों का समूह था, चहल गामी ऐसा करके, तो उस सरदारों के समूह के साथ मिलके इन्हें
शासिका बना दिया जाता है, लेकिन उस 40 सरदारों में से कुछ जो सरदार थे वो रजिया सुल्तान के एंटी थे। और इसी दौरान रजिया सुल्तान का एक याकूत नाम के दास के साथ प्रेम प्रसंग चलता है, और इस प्रेम प्रसंग की खबर जब इसके भाई को लगती है तो इसका भाई कैथल के अंदर 1240 ईस्वी में इसको हमला करके मरवा देते हैं। और इसकी जो कब्र है, गुबंद जो है, वो आज भी कैथल के अंदर बनी हुई है। तो कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि रजिया सुल्तान को हरियाणा के किस स्थान के ऊपर मारा गया था, या फिर उसका गुबंद कहाँ है। तो वो मारा गया था उसको कैथल के समीप 1240 ईस्वी में, और उसका जो कब्र है वो भी कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। तो इसके बाद आता है बलवन। बलवन से जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1265 ईस्वी के लगभग बलवन ने मेवों की एक उभरती हुई प्रजाति थी, और वो बार बार लुटेरों की तरह बिहेव करती थी, और बलवन के राज्य के अंदर उन्होंने उत्पाद मचा रखा था। तो बलवन ने 1265 ईस्वी के अंदर मेवों का अंत कर दिया और दिल्ली गुड़गांवा सीमा के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण किया, जिसको हम आज गोपालगिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार जो हरियाणा एचएससी ने पूछा है। इसके बाद दौर आता है खिलजी वंश का। खिलजी वंश से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हरियाणा से बनता नहीं है, लेकिन खिलजी वंश के विनाश के बाद कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो हमने लिखा है MBT, इसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका कैथल, गुहराम, सुनाम के किसानों ने विरोध किया और कर देना जो है वो बंद कर दिया, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह जो है हरियाणा के किसानों ने किया। स्पेशली वो कौन सी जगह पे हुआ था, कैथल में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1254 ईस्वी में अपने पुत्र फतेह खान की याद में फतेहाबाद नगर और हरियाणा हिसार नगर की जो स्थापना है वो की थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी कई बार पूछा गया है। फतेहाबाद और हिसार नगर की स्थापना कब हुई, 1354 ईस्वी में। किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, फतेह खान की याद में की फतेहाबाद और हिसार की स्थापना। इसके बाद आता है तुगलक वंश के बाद जिससे हरियाणा का संबंध था, तैमूर लंग। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भटनेर नाम की जगह थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और वो तबाही मचाने के बाद हरियाणा के घगर नदी, सिरसा, टोहाना इधर से होते हुए कैथल होते वो कहाँ पहुँच गया, पानीपत पहुँच गया। तैमूर लंग के बाद इब्राहिम लोदी का शासनकाल हरियाणा के ऊपर देखने को मिलता है, और इसी से जुड़ा आगे पानीपत का युद्ध होगा। और लोदी में जो स्पेशली सिकंदर लोदी था उसका विरोध जींद और कलायत की जनता ने किया था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर धर्म परिवर्तन का काम किया था। तो आशा करता हूं कि ये जो मध्यकालीन हरियाणा है उसके ऊपर स्पेशली बनाई गई वीडियो थी, जिसके अंदर हमने उन्हीं वंशों के बारे में पढ़ा जिनका संबंध कहीं ना कहीं हरियाणा से रहा है। और कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, HSC के अंदर, HCS के अंदर, और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हरियाणा लेवल के ऊपर होते हैं उनमें से कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम इसी सीरीज को बढ़ाते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका संबंध हरियाणा से रहा है। और जल्दी ही हम ये मध्य हरियाणा कंप्लीट करके आधुनिक हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति से बढ़ते हुए 1947, और फिर वर्तमान के अंदर जो हमारा हरियाणा है उसके आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।